नमस्कार साथियों, देवजीवन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार फायरमैन का तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले 30 से 35 दिन बाद आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसके लिए हम आप सभी के लिए लेकर प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे लेकर आए हैं जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होता है। तो उसी कड़ी में आज जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो आपको इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे और अगर आप 50 में से 35 अगर सही कर लेते हैं तो आप की तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कितने आपके अंत में सही हो रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों, साथ में अगर कोई डाउट हो प्रश्न को लेकर तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों चलिए, तो पहला प्रश्न लेते हैं। किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? किन कारण के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन ए मानसिक रूप से विकृत, इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है, और बी में है गरीबी रेखा से नीचे, ऑप्शन सी में है आवश्यक अवयस्क, और डी विकलांग। तो किन कारणों से नहीं दे सकता है? तो आपका एक मानसिक रूप से विकृत है जो मेंटल हो, और एक अवयस्क, ठीक है। तो ये दो लोग ए और सी नहीं दे सकते हैं। बाकी गरीबी रेखा से नीचे इससे कोई लेना देना नहीं, उनका हक है। जो विकलांग है वो भी दे सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? अगर भारत में किसी को फांसी अगर की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है, तो उसको सज़ा कौन माफ़ कर सकते हैं उन्हें? तो इसी में देख सकते हैं आप, ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं, प्रधानमंत्री कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं, मानवाधिकार आयोग कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं? तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति ही उनको दयायाचना के जरिए माफ़ी मिल सकती है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? कौन बना था? भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। देखिए गुट निरपेक्ष, प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? प्रश्न संख्या में देखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? तो बेनजीर भुट्टो, ठीक है, ऑप्शन बी बेनजीर भुट्टो। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। सांप्रदायिकता का अर्थ है, प्रश्न संख्या 6 में सांप्रदायिकता का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन बी धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या 7 में 2011 की मतगणना के अनुसार भारत महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत कितना है? 2011 में मतगणना के अनुसार जो शिक्षा जो साक्षरता है वो कितना प्रतिशत है? तो ये 65% रहा था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? प्रश्न संख्या 8 में तो ये ऑप्शन डी होगा, ए.ओ. होम। ए.ओ. होम ने किया था। प्रश्न संख्या 9 लेंगे। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? यह ग्राम पंचायत की चुनाव को हम सबसे छोटी इकाई कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है?
कितने वर्ष तक की गई है? तो यह 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच में किया गया है। तो ऑप्शन डी होगा आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 11, नगर निगम के अध्यक्ष हैं, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह ऑप्शन बी महापौर होते हैं, महापौर। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई है। कौन सी विशेषता जोड़ी गई है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई है? तो ये ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 14 में, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी 1919 में, 1919 में। मैंने पिछले टेस्ट में आपको बताया था कि 1919 में एक बहुत बड़ी घटना हुआ था। कौन सी घटना हुआ था? तो वो जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, जलियांवाला बाग, ठीक है, जो कि 13 अप्रैल को हुआ था ये, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट कब पारित किया था? कब पारित किया था? तो ये 1965 में पारित किया गया था, ऑप्शन ए 1965 में। तो प्रश्न संख्या 16 लेंगे, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो यह ऑप्शन बी, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो, ऑप्शन बी, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो, उसे प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। प्रश्न संख्या 17 लेंगे, वास्को डी गामा यात्री था, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो यह पुर्तगाल के यात्री थे, ऑप्शन सी। मध्यकालीन समय से 20वीं शताब्दी तक कहा जाता है। मध्यकालीन यहाँ है आपका, यह आपका 8 से लेकर 16वीं शताब्दी तक कहा जाता है, 8 से लेकर 16वीं, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा। मध्यकालीन समय 8 से लेकर 16वीं शताब्दी तक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 लेंगे, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस सन में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? 19 में देखेंगे, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस सन में सूती वस्त्र पर आयात का कर हटा लिया गया था? तो ये 1982 में हटा लिया गया था, ऑप्शन सी 1982 में हटा लिया गया था। भारत में प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। भारत में जो पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा में बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यह अल्फांसो डी अल्बर्क थे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 21 लेंगे, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? तो यह सती प्रथा का था, ठीक है, ऑप्शन बी सती प्रथा। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी नवपाषाण काल है, ऑप्शन सी नवपाषाण काल है। चलिए प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे, मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 23 में मुगल काल का पतन शुरू कब से होना शुरू हो गया था? तो यह आधुनिक काल से ही शुरुआत हो गया था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था, कौन था? यह कुत्ता था, ऑप्शन सी कुत्ता। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी।
मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, यह राजगिरी था। ऑप्शन डी राजगिरी। प्रश्न संख्या 26 लेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई तो मेरठ से हुआ था। ऑप्शन सी मेरठ से। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है, तो यह नदी द्वारा होता है। ऑप्शन ए नदी द्वारा। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंत संवर्ध का अध्ययन कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी। प्रश्न संख्या 29 लेंगे। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, तो बांध। ठीक है, बाकी आपका हवा हो गया, वन हो गया, जल हो गया, ये सब सारे नेचर के द्वारा विकसित होता है। बाकी बात तो बांध तो हम मानवों के द्वारा बांध से कहीं कोई बांध बनाया जाता है तो वो मानव निर्मित बांध होता है। प्रश्न संख्या 30 लेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 5 जून को। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। जैविक संसाधन का एक उदाहरण है, तो ये वन है। ऑप्शन सी वन। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 लेंगे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह है, किसकी सबसे तटरेखा लंबी है, तो ये गुजरात की लंबी है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33 लेंगे। निम्न में से कौन सा पुनर्नवीकृत संसाधन नहीं है। पुनर्वृत्तीकृत संसाधन नहीं है, तो ये लौह अयस्क का है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लौह अयस्क। प्रश्न संख्या 34 लेंगे। ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ऑप्शन डी क्रेटर कहते हैं। प्रश्न संख्या 35 लेंगे। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है। प्रश्न संख्या 35 में देखेंगे। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है, क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। सॉरी मैंने इसका आंसर बता दिया है। 36 या 35 का भूकंप केंद्र कहलाता है। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वो कहलाता है भूकंप केंद्र। ऑप्शन बी। 36 का जो आंसर होगा, निम्न से कौन नदी निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है, तो यह डेल्टा द्वारा बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37 लेंगे। भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो भूकंप से संबंधित अध्ययन आपका ऑप्शन सी सिस्मोलॉजी में कहलाता है। प्रश्न संख्या 38 में देखेंगे। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में वन में वह है, संरक्षण में है, वह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाथी। ऑप्शन बी हाथी। प्रश्न संख्या 39 में देखेंगे। शहर जो भारत का कॉटन पोलिस के नाम से जाना जाता है वह है, कौन सा है, तो यह हो जाएगा मुंबई। ठीक है, ऑप्शन सी मुंबई। प्रश्न संख्या 40 में लेंगे। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइन। प्रश्न संख्या 41 में देखेंगे। आ बेल डैश अपूर्ण लौकिक का सही अंश क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आ बेल मुझे मार, जो कि अमूमन सभी लोग बोला करते हैं। आ बेल मुझे मार, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 में देखेंगे। यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है। प्रश्न संख्या 42 में देखेंगे। यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पद। ठीक है, ऑप्शन बी पद।
प्रश्न संख्या 43 में देखेंगे, इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है क्या है? 43 का ए हो जाएगा, भाइयों और बहनों में। ठीक है, ऑप्शन ए भाइयों और बहनों में। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे, नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह कौन सा है? नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही अर्थ कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन सी होगा, निरोध, निवारण युक्त और निबंध से। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 43 लेंगे, अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद क्या है? अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंशु है माला जिसके सूर्य। ठीक है, तो ये बहुब्रूहि में है। तो चलिए ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। 46 में हम देखेंगे, धातु प्लस अंश और नौ प्लस इक की सही संधियां क्या होगा? 46 में देखेंगे, धातु प्लस धातु प्लस अंश और नौ प्लस इक की सही संधियां क्या होगी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, धात्रांश और नाभिक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 47 देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हमारी कल्पना चावला थे, और यह हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है, और हरियाणा करनाल से। और ये जब रिटर्न आ रही थी तो इनका जो इनका था वायुयान, ठीक है, वो क्रैश कर गया था आते टाइम। तो ये जो हुआ था जब लौट रहा था, तो ये 2003 की घटना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 में देखेंगे, भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही 2012 में राज्यसभा का ठीक है, राज्यसभा का थोड़ा सा प्रश्न में ये कर देता हूँ, राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है, वह है कौन है? तो यह सचिन तेंदुलकर होंगे। 48 का भी सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और यह एक इकलौता प्लेयर है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 49 में देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 49 में देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा में है। ऑप्शन ए, जिनेवा में। प्रश्न संख्या 50 और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है, तो मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था? किस वर्ष रखा था? तो 1969 में रखा था। ऑप्शन सी, 1969 में। तो दोस्तों, आपने कितना 50 में सही किया है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ में ही अगर आपको मेरा ये सीरीज़ अच्छा लगा हो, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और लाइक शेयर। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार के सभी बहालियों से रिलेटेड जो भी है सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। और जब तक आपके बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम आपको डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस सेट दिया करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।